गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज 21 सितंबर के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उसको हम लोग देखेंगे। तो आज की करेंट अफेयर सीरीज देखेंगे। आपका अगस्त माह से ही करेंट अफेयर सीरीज चल रहा है डेली। आप सभी उसको देखें और देखने के साथ आप सभी उसको शेयर भी करें। और इसके साथ आज के भी करेंट अफेयर सीरीज हम लोग देखेंगे। क्या क्या हमारे परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सारे प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो आइए आज के महत्वपूर्ण प्रश्न एक नंबर से हम लोग शुरू करते हैं कि क्या कहता है। तो पहला प्रश्न है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 21 जारी किया गया। ये आपका जारी करता है वैश्विक नवाचार सूचकांक। ध्यान रखिएगा, इसी को ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को ही वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 बोला जाता है। और इसको यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स को कौन जारी करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है। यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन जारी करती है। और ये आपका इसका गठन 1967 में हुआ था। ध्यान रखिएगा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का गठन 1967 में हुआ और इसका मुख्यालय जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। ध्यान रखिएगा, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है। और अभी हाल ही में यानी कि कल ही आपका इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया, जिसके तहत भारत का स्थान क्या है? तो भारत का विश्व में 46वां स्थान है। ध्यान रखिएगा, इसमें भारत 2 अंक में उछाल मारा। पहले 48 था, अब 46 पे आ गया। इसलिए ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स सूचकांक में भारत का स्थान कितना है? तो 46 है। और पहले स्थान पर देखा जाए तो स्विट्जरलैंड है। ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड प्रथम स्थान पर है। दूसरा पर देखिएगा तो स्वीडन है। और तीसरा पर आपका अमेरिका है। और भारत 46वें स्थान पे है। ध्यान रखिएगा। और ये इसका उद्देश्य क्या है? तो समाज में नवाचार की समृद्धि को बेहतर ढंग से समझने के लिए आपका ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया जाता है, वैश्विक नवाचार सूचकांक जारी किया जाता है। और इसके तहत भारत का स्थान क्या है? तो 46वां है। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? 70वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो इसका हो जाएगा आपका आंसर ए राजा ऋत्विक आपका क्या बने? 70वें ग्रैंड मास्टर बने। ए राजा ऋत्विक आपका 70वें ग्रैंड मास्टर बने। और ग्रैंड मास्टर का संबंध शतरंज से होता है। ध्यान रखिएगा। और अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग अगस्त के करंट सीरीज में देखे थे कि 69वें ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो उस समय हम बताए थे कि हर्षित राजा आपका 69वें ग्रैंड मास्टर बने थे, जबकि 70वें कौन बने? तो ये राजा ऋत्विक बने हैं। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? तो आपका शतरंज या चेस से है। पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद आपका पहले ग्रैंड मास्टर थे। इनका जीवनी क्या है, कौन सा पुस्तक है जो है? तो ऑटोबायोग्राफी। तो मास्टरमाइंड, ध्यान रखिएगा, मास्टरमाइंड इनका जो है वो आपका क्या है? मास्टरमाइंड इनका ऑटोबायोग्राफी है। भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? भारत के सबसे युवा तो डी गुमफेस है। ध्यान रखिएगा, डी गुमफेस आपका भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर हैं। जबकि पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन है? तो ध्यान रखिएगा कि ये विजय लक्ष्मी है। विजय लक्ष्मी आपका पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर है। विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है? तो अभिमन्यु मिश्रा है। ध्यान रखिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। रेलवे में काफी घंटे पीछे में पूछा गया था, ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा। तो जो भी परीक्षा है
दरोगा हो, बीपीएससी हो, आपका एनटीपीसी मेंस हो, ग्रुप डी हो, या कोई भी आपका एग्जाम है, उसमें करंट बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये सब प्रश्न आप देखते रहिए, क्योंकि ये सब आपका करंट का एकदम वीवीआई प्रश्न है, जबरदस्त प्रश्न है। इसको आप लोग ध्यान में रखें, आपका एक भी प्रश्न करंट का नहीं छूटेगा परीक्षा में, क्योंकि जो है दिन भर का जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है उसको लाकर मैं इस चैनल पे देता हूं। इसलिए आप सभी इसको देखें। डेली जो है 20 से 25 मिनट हम डेली बोलते हैं कि आप लोग दें, आपका करंट बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन आप लोग उतना दे और इसके साथ आप सब क्लास को शेयर भी करें, ठीक है। अगला कह रहा है कि प्रगति मोबाइल ऐप किसके द्वारा लाया गया? तो LIC ने लॉन्च किया है प्रगति मोबाइल ऐप। इसमें जो है उनके जो भी विकास अधिकारी हैं उनके द्वारा ये यूज किया जाएगा प्रगति मोबाइल ऐप। LIC की स्थापना कब हुआ था? तो 1956 में, ध्यान रखिएगा। LIC की स्थापना 1956 में किया गया था। और LIC के द्वारा कौन सा ऐप लॉन्च किया गया? तो प्रगति ऐप लॉन्च किया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कि अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के योगदान का जश्न मनाने के लिए, यानी कि अंतरिक्ष विज्ञान में जो भी योगदान है उसके जश्न मनाने के लिए अंतरिक्ष सप्ताह बहुत महत्वपूर्ण है। अंतरिक्ष सप्ताह कब मनाया जाएगा? तो 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। अभी आ रहा है, तो 4 से 10 अक्टूबर तक अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाएगा। इसी के तहत स्कूली छात्रों के लिए स्पेस चैलेंज शुरू करेगा। स्पेस चैलेंज शुरू करेगा कौन? तो नीति आयोग प्लस CBSE, ध्यान रखिएगा। CBSE के द्वारा जो है वो नीति आयोग के साथ मिलकर स्पेस चैलेंज की शुरुआत करेगा। आपका अंतरिक्ष सप्ताह जब मनाया जाएगा उसी बीच में, तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि स्पेस चैलेंज शुरू कौन करेगा? तो नीति आयोग CBSE की सहायता से, और इसकी जो है वो शुरुआत होगी अंतरिक्ष सप्ताह के बीच। अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया जाएगा। अभी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, अभी हम लोग 2 ही दिन पहले देखे थे कि SCO, तो SCO का 9वां सदस्य बना है, काफी महत्वपूर्ण है। इसका 9वां सदस्य बना ईरान इसका 9वां सदस्य बना SCO का, ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है SCO। तो SCO का जो है वो 9वां सदस्य कौन बना? तो इसका 9वां सदस्य बना है आपका ईरान। इससे पहले इसका स्थापना कब हुआ था आपका? तो इसका स्थापना 1996 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। SCO की स्थापना 1996 में हुआ था, और इस समय इसका नाम था संघाई 5, ध्यान रखिएगा। यानी कि संघाई 5 नाम था SCO का। कब? 1996 में जब इसकी स्थापना हुआ था। तो इसका SCO नाम कब पड़ा? तो 2001 में इसका नाम SCO पड़ा था, संघाई सहयोग संगठन नाम पड़ा 2001 में। इस समय 1996 में इसका नाम संघाई 5 था, और उस समय इसके सदस्य थे चीन थे, कजाकिस्तान था, किर्गिस्तान था, रूस था और तजाकिस्तान था। यानी कि 5 सदस्य थे और इसका नाम संघाई 5 था। लेकिन SCO नाम पड़ा 2001 में, और उस समय 6ठा सदस्य बना आपका कौन? तो उज्बेकिस्तान बना उसका 6ठा सदस्य। तो इस तरह से इस समय इसका नाम संघाई सहयोग संगठन हुआ। लेकिन भारत और पाकिस्तान, भारत 7वां सदस्य बना SCO का, और पाकिस्तान 8वां सदस्य बना। कब? तो 2017 में ये दोनों सदस्य बने थे, भारत भी और पाकिस्तान भी। भारत को शामिल करवाया था रूस, तो जब रूस भारत को शामिल करवाया इसमें, तब चीन कहा कि तो फिर जो है चीन का सबसे पसंदीदा देश कौन था? पाकिस्तान। उसने कहा कि पाकिस्तान को भी इसमें शामिल किया जाए। तो इस तरह से 2017 में 2 देश भारत और पाकिस्तान शामिल हुए। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बीजिंग में इसका मुख्यालय, ध्यान रखिएगा, चीन के बीजिंग में SCO का मुख्यालय। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, आपका ध्यान देते रहिएगा आप लोग। तो इस तरह से ये SCO है। तो अभी हाल ही में इसका जो है वो बैठक SCO का दुशानबे में चल भी रहा था। दुशानबे में, ध्यान रखिएगा, SCO का जो है वो बैठक चल रहा था। तो इस तरह से SCO से संबंधित ये प्रश्न था संघाई सहयोग संगठन से। अगला प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण कि साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021, साहित्य अकादमी फेलोशिप 2021 दिया गया, और इसमें 8 लेखकों को सम्मान ये दिया गया, साहित्य अकादमी फेलोशिप।
ये ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। इसमें 8 भाषा के लिए 8 लोगों को दिया गया है। इंग्लिश में रस्किन बॉन्ड को दिया गया, रस्किन बॉन्ड को आपका दिया गया। हिंदी में विनोद कुमार शुक्ल को दिया गया। ये दोनों काफी महत्वपूर्ण है, पूछना ही पूछना है अगला परीक्षा में, इसलिए ध्यान रखिएगा। रस्किन बॉन्ड को इंग्लिश में, विनोद कुमार शुक्ल को हिंदी में, और उसके बाद भालचंद्र नेमरे को मराठी में दिया गया। भालचंद्र नेमरे को मराठी में शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, ये इनको दिया गया बंगाली में। डॉक्टर तेजवंत सिंह, डॉक्टर तेजवंत सिंह पंजाबी के लिए इनको दिया गया। स्वामी रामभद्राचार्य, स्वामी रामभद्राचार्य को संस्कृत के लिए दिया गया। एम लीलावती को मलयालम के लिए दिया गया, एम लीलावती मलयालम, और इंदिरा पार्थ सारथी को तमिल के लिए। तो इस तरह से 8 लेखकों को साहित्य अकादमी फेलोशिप अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया। आप ध्यान रखेंगे, खासकर इंग्लिश और हिंदी वाला पे आप ध्यान ज्यादा रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न पूछना ही पूछना है परीक्षा में, तो इसलिए आप इसको देखें। अगला प्रश्न है कि कैटली, कैटली एक मछली का प्रजाति है और इसे राज्य मछली घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो सिक्किम के द्वारा इसे राजकीय मछली घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, कैटली को राज्य मछली घोषित किया गया किसके द्वारा? तो सिक्किम के द्वारा। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कि मनोरमा महापात्र, मनोरमा महापात्र का संबंध, तो ये है ओडिसी साहित्यकार, ओडिसी साहित्यकार हैं, ओडिसी साहित्यकार हैं और इनका निधन हो गया। ध्यान रखिएगा, तो आने वाला जो भी आगामी परीक्षा है उसमें प्रश्न ऐसे पूछ सकता है कि मनोरमा महापात्र का संबंध किससे है, तो दे देगा ऑप्शन नेता, फिर साहित्यकार या कुछ और। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा कि इनका संबंध साहित्यकार से और किस राज्य से, तो ओडिशा से। ओडिसी साहित्यकार थी मनोरमा महापात्र, जिनका निधन हो गया। ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है कि विश्व का सबसे लंबा हाईवे, विश्व का सबसे लंबा हाईवे बनाया जा रहा है आपका दिल्ली मुंबई हाईवे, दिल्ली मुंबई हाईवे विश्व का सबसे लंबा हाईवे बनेगा। इसकी लंबाई 1380 किलोमीटर होगा। ध्यान रखिएगा, 1380 किलोमीटर इसकी लंबाई होगा, जो दिल्ली से मुंबई तक जाएगा। ये 8 लेन की सड़क होगी। ध्यान रखिएगा, 8 लेन वाली सड़क है। अगर देखा जाए तो भारत की पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे कौन है, परीक्षा में पूछ सकता है। तो भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे आपका दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे आपका भारत का पहला 14 लेन का एक्सप्रेसवे है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस, अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया गया 18 सितंबर को। 18 सितंबर को आपका लाल पांडा दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा, और ये है कि आपका पहले क्या था कि ये मनाया जाता था सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता था। अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस पहले मनाया जाता था कब? तो सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता था, लेकिन आगे चलकर इसको 2001-2 में क्या कर दिया गया कि इसे जो है वो 18 सितंबर को मनाने की घोषणा कर दिया गया। अब हर वर्ष 18 सितंबर को अंतरराष्ट्रीय लाल पांडा दिवस मनाया जाता था। पहले सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता था, लेकिन अब जो है वो 18 सितंबर को मनाया जाता है। और महत्वपूर्ण है, ये सिक्किम का राष्ट्रीय पशु है लाल पांडा। लाल पांडा जो है वो सिक्किम का राजकीय पशु है। 18 सितंबर को मनाया जाता है। रेड डाटा बुक में जो है वो रेड डाटा बुक में जो है ये इसको आपका संरक्षित करने की बात किया गया है लाल पांडा को, क्योंकि ये विलुप्ति के कगार पे जा रहे हैं, इसलिए इसे संरक्षित करने के कगार पर लाया गया। तो रेड डाटा बुक में भी ये आपका शामिल है लाल पांडा। ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से लाल पांडा दिवस 18 सितंबर को, हालांकि 18 सितंबर से एक और क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिएगा कि विश्व बांस दिवस भी आपका 18 सितंबर को ही मनाया जाता है।
विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न है कि एक पहल अभियान काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक पहल अभियान किसने शुरू किया है? एक पहल अभियान किसने शुरू किया? तो विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा आपका एक पहल अभियान शुरू किया गया। विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा एक पहल अभियान शुरू किया गया। अभी देखा जाए तो विधि एवं न्याय मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? तो विधि एवं न्याय, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री अभी किरण रिजिजू हैं। किरण रिजिजू आपके अभी विधि एवं न्याय मंत्री हैं और विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा ही एक पहल अभियान शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है कि घर घर तक न्याय पहुंचाना। टेली लॉ, इसमें जो है वो आपका टेली लॉ यानी कि इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसको जो है वो आपका सॉल्व किया जाएगा। तो टेली लॉ के माध्यम से आपका ये एक पहल अभियान शुरू किया गया, जिससे जो है वो न्याय मिलने में काफी न्याय जल्दबाजी में दिया जा सके, इसके लेकर विधि एवं न्याय मंत्रालय के द्वारा एक पहल अभियान शुरू किया गया, ध्यान रखिएगा। काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि महिलाओं के 1500 मीटर में एक रिकॉर्ड बनाया रेसिंग में, तो हरमिलन कौर बैस के द्वारा ये रिकॉर्ड बनाया गया है। और अभी हमारा राष्ट्रीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप तेलंगाना में चल रहा है। तेलंगाना में ही आपका हरमिलन कौर बैस के द्वारा 1500 मीटर का रिकॉर्ड बनाया गया, ध्यान रखिएगा। तो ये पटियाला के हैं और इन्हीं के द्वारा जो है ये रिकॉर्ड बनाया गया है तेलंगाना में। अगला है कि विश्व शांति दिवस आपका 21 सितंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। विश्व शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा इसे मनाने की घोषणा कब किया था? तो 1981 में इसे मनाने की घोषणा किया गया था संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा, और 1982 से ये मनाना शुरू कर दिया गया था। तो इस तरह से ये मनाया जाता था आपका कब? तो सितंबर के तीसरे मंगलवार को विश्व शांति दिवस मनाया जाता था। लेकिन 2002 से 21 सितंबर को आपका विश्व शांति दिवस मनाए जाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा कर दिया गया। यानी कि पहले आपका सितंबर के पहले तीसरे मंगलवार को मनाया जाता था, लेकिन 2002 से 21 सितंबर को मनाने की घोषणा कर दी गई। इस तरह से हर वर्ष 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस मनाया जाता है। और 2021 का इसका थीम क्या है? तो रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल, ध्यान रखिएगा। रिकवरिंग बेटर फॉर एन इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड इसका थीम है 2021 का, ध्यान रखेंगे। और अगला है विश्व बांस दिवस 18 सितंबर। तो इस तरह से आज के आपका महत्वपूर्ण 14 प्रश्न था करेंट अफेयर्स का, लेकिन ये 14 नहीं था, 14 से भी जो है वो ज्यादा प्रश्न थे। हम लोग देखे एक प्रश्न में 2 से 4 पॉइंट थे। आपका सिर्फ करेंट नहीं था, करेंट के अलावा जीएस भी था। इसलिए इसे आप करेंट के व्यू से ना देखें, आप कॉन्सेप्ट के व्यू से देखें। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इस वीडियो को देखने से, इसलिए अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए देखकर। तो इस तरह से आप सभी जो है वो डेली देखते रहें और देखने के साथ साथ क्लास को शेयर करते रहें। और फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज यहीं तक, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।